फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। हमारी जो 150 एमसीक्यूज की सीरीज थी वो चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 15 एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आगे फर्दर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। नीचे दिया गया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए? क्या लीवर, क्या किडनी, क्या पेनक्रियाज, क्या लंग? और इसका आंसर तो मुझे पता है आप बखूबी जानते होंगे और आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज हमारा एक ऐसा हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बीटा लैंगरहन सेल से। ध्यान रखिएगा, बीटा लैंगरहन सेल से पेनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करता है और इंसुलिन हमें पता होना चाहिए किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। लीवर नहीं होगा क्योंकि ये स्टोर करता है, रिलीज करता है ग्लूकोज को, प्रोड्यूस नहीं करता है इंसुलिन को। किडनी हमारा इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। और वही लंग्स का काम होता है एयर के आने जाने को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द। ज्यादातर जो डाइजेशन है और ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ से? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर पेनक्रियाज। तो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उस फूड में से कितना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, उसमें से कैल्शियम निकालना है, कितना मिनरल की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है, वो सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। क्यों होता है इसका रीजन है जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे और जो विली प्रेजेंट होती हैं वो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। स्टमक इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि स्टमक ज्यादातर जो खाना है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, एंजाइम्स उसमें मिक्स करने का काम करता है, उसमें एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को, न्यूट्रिएंट्स को नहीं। पेनक्रियाज हमारा रिस्पॉन्सिबल है डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे कि हमारा जो हार्मोन है इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस करती है, एब्जॉर्प्शन नहीं करती है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट से दूर है? वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज या फिर लिम्फेटिक वेसल्स? और आंसर हो जाएगा इसका आर्टरीज। तो आर्टरीज हमारी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और हार्ट से दूर ले जाती हैं। तो आर्टरीज इसका करेक्ट आंसर है। वेन्स इसका आंसर नहीं है क्योंकि वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है। कैपिलरी इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिएंट्स और गैस के एक्सचेंज में, जो कि हार्ट से न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। हार्ट से दूर है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कैरी नहीं करती है। लिम्फेटिक वेसल्स है कि लिम्फेटिक सिस्टम रखती है अपने अंदर जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग। कौन सा ब्रेन का हमारा पार्ट जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हार्ट रेट को और ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम या फिर हिप्पोकैम्पस? और आंसर हो जाएगा इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि हमारे हार्ट रेट को और ब्रीदिंग दोनों को रेगुलेट करता है। तो वाइटल फंक्शंस हमारे मेंटेन होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ये सब हमारे मेंटेन करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से। और ये कहाँ पर रहता है, कहाँ पर लोकेट होता है? तो ब्रेन स्टेम में, ठीक है, और क्रूशियल फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के लिए बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है हायर कॉग्निटिव फंक्शंस में के लिए।
कि ऐसे मान लो कि तुम्हें गाड़ी कहीं निकालनी है, किसी से कट मारना है, तो आप मेजरमेंट करते हैं ना कि मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। कोई चीज़ याद करनी होती है बार बार, तो आपका दिमाग दौड़ता है, हिस्ट्री में जाता है और फाइल ढूंढ के लाता है। तो सेरिब्रम का काम है थिंकिंग रीजनिंग को मेंटेन करने के लिए। सेरिबेलम की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंटरी मसल्स के मूवमेंट को, कि हम बोल रहे हैं तो हमारे हाथ कैसे मूव करेंगे, हम चल रहे हैं तो बॉडी का पोस्चर कैसे रहेगा, ये चीज। और हिपोकैम्पस की बात करें तो हिपोकैम्पस इन्वॉल्व होता है मेमोरी फॉर्मेशन में, तो हमारी मेमोरी को फॉर्म करता है हिपोकैम्पस। ब्रेन हार्ट रेट और ब्रीदिंग को रेगुलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। और इस क्वेश्चन को मैंने फार्माकोलॉजी की क्लास में भी कुछ कुछ मिलता जुलता कराया था, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन है जो कि प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है? इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, एड्रेनालिन या फिर थायरॉक्सिन। और इसका आंसर भी आप शायद जानते होंगे अगर आपने पुरानी क्लास की होगी, तो आंसर हो जाएगा पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन्स। हमारी हड्डियों में से कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देता है। और ये कहाँ जाता है? एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, किसका? कैल्शियम को। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। और यही जब हमारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो कैल्शियम रिड्यूस हो जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो गया? मेंटेन हो गया। भाई ज्यादा होगा तो उसको एक्सक्रीट कर देगा, कम होगा तो उसको एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। इंसुलिन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, कैल्शियम को नहीं। एड्रेनालिन की बात की जाए तो इन्वॉल्व होता है फाइट और फ्लाइट के एक्शन में। थायरॉक्सिन की बात की जाए तो थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के बैलेंस को, कैल्शियम रेगुलेशन में नहीं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? अब बताना है लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन। अभी मैंने बताया दो क्वेश्चन पहले, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन डाइजेशन या फिर गैस एक्सचेंज। और आंसर हो जाएगा इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? वाटर, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से वाटर को और उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का है। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर, जो कि इनडाइजेस्ट हो गया है, जो कि जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, उस फूड में से ये क्या करता है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट को अलग एब्जॉर्ब करता है और सॉलिड वेस्ट को प्रिपेयर करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ से होगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों से होगा। और गैस का एक्सचेंज हमारा लंग्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनाटॉमिकल टर्म डिस्टल रेफर्स टू। डिस्टल का क्या मतलब है एनाटॉमिकल में? एनाटॉमी में क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी या फिर फार्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फार्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। सेंटर, जो बॉडी का सेंटर है उससे दूर जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमारा क्या है? एनाटॉमिकल टर्म है क्या? डिस्टल। तो डिस्टल को यूज ही इस टर्म के लिए किया जाता है कि जो भी हमारी बॉडी के अटैचमेंट्स हैं उससे दूर वाला अटैचमेंट, ठीक है। जैसे कि रिस्ट इज डिस्टल टू द एल्बो, जो रिस्ट है, जो हमारी कलाई है वो हमारी एल्बो से दूर है, तो डिस्टल पार्ट है हमारा एल्बो से रिस्ट। क्लोजर टू द सेंटर क्या होगा? ये हमारे प्रॉक्सिमल कंसिडर किया जाएगा। टुवर्ड्स द सरफेस को सुपरफिशियल कहा जाएगा और अवे फ्रॉम द सरफेस को डीप कहा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेगा, डिस्टल की बात हो रही है तो कहीं दूर अंग की बात हो रही है, ठीक है। टुवर्ड्स द सरफेस की बात हो रही है तो सुपरफिशियल की बात हो रही है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर्टिकुलेट्स विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट? कौन सा नीचे दी गई ऐसी बोन है जो कि आर्टिकुलेट करती है, ठीक है, किसके साथ? ह्यूमरस के साथ एल्बो जॉइंट पे, ठीक है। ह्यूमरस के साथ एल्बो जॉइंट पे कौन सी बोन है जो कि आर्टिकुलेट करती है? अब इसका आंसर बताओ, टिबिया, फिबुला, रेडियस या फिर पटेला।
आंसर हो जाएगा इसका रेडियस। रेडियस हमारा क्या है, एक ऐसी बोन है जो कि आर्टिकुलेट करती है ह्यूमरस बोन से एल्बो जॉइंट पे। तो रेडियस इज द करेक्ट आंसर, जो कि अलोंग होती है किसके साथ, अल्ना के साथ। टीबिया इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि टीबिया इस बोन है जो कि लेग में प्रेजेंट होती है। ओके, फिबुला क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोअर लेग में प्रेजेंट होती है, एल्बो में नहीं। और पटेला हम सबको पता है हमारे नी में प्रेजेंट होता है, एल्बो में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब्स अ मसल कॉन्ट्रैक्शन where the muscle changes length but the tension remains constant। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिफ्टिंग ऑफ वेट। देखो, मान लो कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टर्म है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसमें मसल अपनी लेंथ को चेंज कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो टेंशन है वो हमारी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उस टर्म को क्या कहा जाएगा, कंसंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जब मसल की जो लेंथ है वो तो चेंज हो जा रही है, ठीक है, लेकिन मसल की जो टेंशन है वो कांस्टेंट है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग क्वेश्चन में ही आंसर था, तो जो कि क्या इन्वॉल्व होती है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाएगा। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्यों नहीं कहा जा रहा है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन है जब मसल की लेंथ सेम होती है लेकिन टेंशन बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम किसी चीज, बहुत भारी चीज को हम पुश करें तो क्या हो रहा है, हमारी जो टेंशन है वो तो बढ़ जा रही है लेकिन मसल की लेंथ सेम है। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का एक टाइप है जहां पे मसल शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक जनरल टर्म में क्या कहा जाएगा, चेंजेस द लेंथ विद कांस्टेंट टेंशन। यहाँ पर क्या है, जो लेंथ है वो टेंशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ओके, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक अदर टाइप का आइसोटोनिक, ये भी आइसोटोनिक का टाइप है जहां पर मसल की लेंथ जो है वो चेंज हो रही है लेकिन जब उसको कंट्रोल किया जा रहा है। स्टिल आइसोटोनिक बट नॉट स्पेसिफिकली शॉर्टन, की इसमें शॉर्ट नहीं हो रही है चेंज तो हो रही है, मसल की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है लेकिन वो कंट्रोलेबल है। हम नहीं चाह रहे हैं अब आगे हाथ बढ़ाना तो नहीं बढ़ पाएगा ना, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का एक टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सेल्यूलर लेवल व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सेल्यूलर लेवल पे मेन फंक्शन क्या होगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का, इंक्रीज करेगा इंट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द डे, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा पोटेशियम into the cell and sodium outside the cell, एक्टिवली एक्यूमुलेट करेगा पोटेशियम को आउटसाइड द सेल, या फिर एनहेंस करेगा पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट पोटेशियम इनटू द सेल और सोडियम आउटसाइड द सेल। ओके, तो ये हमारा होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो कितने सोडियम, द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप यूज करता है किसको, एनर्जी को। एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में, जो कि एक्टिवली मूव करता है 3 सोडियम को आउटसाइड ऑफ द सेल और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड द सेल। और यही जो चीज है, ये जो सोडियम का बाहर आना और पोटेशियम का अंदर आना है, यही चीज एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करती है। तो लो इंट्रासेलुलर सोडियम और हाई इंट्रासेलुलर पोटेशियम जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए और सेल वॉल्यूम रेगुलेशन के लिए और एक्साइटेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीज नहीं होता है और ये डिक्रीज करता है क्योंकि सोडियम हमारा पंप आउट होता है बाहर की तरफ, क्योंकि सोडियम देखो लिखा है ना, सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम हमारा अंदर आ रहा है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन पे।
पोटेशियम इज नॉट एक्यूमुलेटेड आउटसाइड, नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये इनसाइड ज्यादा रहता है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पैसिवली डिफ्यूजन को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट Which component is most important for reducing alveolar surface tension in the lungs? कौन सा component जो नीचे दिए गए हैं उसमें बहुत important है, जो कि lungs के अंदर जो alveoli होते हैं उन alveolar surface के tension को reduce करता है? क्या surfactant है, क्या pneumothorax है, या थिक एल्वियोलर सेल मेम्ब्रेन है, या हाई पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो आंसर हो जाएगा सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट्स कैसे होते हैं? वो मिक्स होते हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स के, जो कि सिक्रीट होते हैं एल्वियोलर सेल के थ्रू। कौन से टाइप के? टाइप 2 एल्वियोलर सेल से सिक्रीट होते हैं। और यही सरफेक्टेंट्स जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो ब्रीदिंग इजी होगी। नीमोथोरैक्स इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या है, जो एयर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है इस कंडीशन में? प्लूरल कैविटी में, और ये लंग्स को कोलैप्स करती है, टेंशन को रिड्यूस नहीं करती है। थिक मेम्ब्रेन इंक्रीज करती है डिफ्यूजन डिस्टेंस को, सरफेस टेंशन को कम नहीं करती है। और हाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेशन को, सरफेस टेंशन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट स्टेट्स दैट। हार्ट में अगर हम बात करें फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ की, तो वो क्या बताता है? एज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस, कि मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, या फिर द ग्रेटर द स्ट्रेच ऑफ कार्डियक मसल, कि अगर कार्डियक मसल स्ट्रेच हो रही हैं कॉन्ट्रैक्शन से पहले, प्रीलोड से पहले, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और आउटपुट ज्यादा होगा, या फिर आफ्टर CO2 रिमूवल हार्ट रेट स्लो डाउन, जब CO2 रिमूव हो जाएगी तो उसके बाद हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, या फिर हार्ट रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट विदाउट वेरिएशन, कि हार्ट रेट हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है बिना किसी वेरिएशन के। तो आंसर हो जाएगा द ग्रेटर द स्ट्रेच ऑफ कार्डियक मसल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, द ग्रेटर ऑफ द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड आउटपुट। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बताते हैं जितना ज्यादा वेनस रिटर्न बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग या प्रीलोड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, जिससे क्या होगा? ये हेल्प करता है राइट और लेफ्ट हार्ट के बैलेंस को, प्रीलोड और आफ्टर लोड को बैलेंस करता है। ठीक है, तो CO2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जो CO2 रिमूव हो जाएगा ये अफेक्ट करेगा रेस्पिरेशन को, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को नहीं। और हार्ट रेट कांस्टेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हार्ट रेट कांस्टेंट हो गई तो क्या होगा? अरिथमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। ये रेगुलेट होता है ऑटोनॉमिक इनपुट से, हार्मोन से, ठीक, एक्साइटेशन से, एटसेट्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लायल सेल फॉर्म्स द माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? कौन सी ग्लायल सेल है जो कि माइलिन शीथ बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? क्या वो श्वान सेल है, क्या वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, क्या वो एस्ट्रोसाइट्स हैं, क्या वो माइक्रोग्लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे CNS में माइलिन शीथ को प्रिपेयर करती हैं ग्लायल सेल में। ठीक है, तो CNS के अंदर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो कवर्ड होती हैं, एक कवर्ड प्रोसेस है एक्सॉन्स का, जो कि माइलिन शीथ को प्रिपेयर करती है अलोंग फास्ट साल्टेटरी कंडक्शन, जो कि क्या करती है? कंडक्शन को आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है। श्वान सेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइलिन हमारे PNS में होता है, CNS में नहीं। एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, आयन बैलेंस को, माइलिन शीथ को नहीं। और माइक्रोग्लिया क्या है? हमारा इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म कॉज करता है, जैसे कि फेगोसाइटोसिस, माइलिन शीथ को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फुल एगोनिस्ट? कौन सा नीचे दिया गया जो कि फुल एगोनिस्ट को एकदम बेस्ट डिस्क्राइब करेगा?
produces maximal response by binding to receptors, produces partial activation of the receptor, block the receptors without activating it, या फिर has affinity but not efficacy. तो आंसर हो जाएगा ए, produces maximal response by binding to receptors. फुल एगोनिस्ट का ही मतलब यही है कि ये अपने रिसेप्टर साइट्स पे बाइंड होगा और मैक्सिमम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा. यही एक फुल एगोनिस्ट की डेफिनेशन है. तो 100% एफिकेसी प्रोड्यूस करेगा. एफिकेसी मतलब 100% रेस्पॉन्स. पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं? बाइंड तो करते हैं लेकिन उतना रेस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, मैक्सिमल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. एंटागनिस्ट होते हैं जो कि बाइंड करते हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं होते हैं, उसको एंटागनाइज करते हैं एगोनिस्ट के एक्शन को. और इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं जो कि बेसल एक्टिविटी रिसेप्टर्स की कम कर देते हैं. तो ये होता है हमारा इनवर्स एगोनिस्ट. इसीलिए आंसर होगा फुल एगोनिस्ट जो कि प्रोड्यूस करते हैं 100% मैक्सिमम रेस्पॉन्स. और आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट एट ओपियोइड रिसेप्टर. कौन सा ड्रग है जो कि एग्जाम्पल होगा पार्शियल एगोनिस्ट का ओपियोइड रिसेप्टर्स के लिए? मॉर्फिन, नैलोक्सोन, ब्यूप्रिनॉर्फिन या फिर फेंटानाइल. और आंसर हो जाएगा सी, ब्यूप्रिनॉर्फिन. तो म्यू रिसेप्टर्स पे ये पार्शियली एगोनिस्ट की तरह काम करता है. ओपियोइड रिसेप्टर का म्यू रिसेप्टर पे ये पार्शियली एगोनिस्ट की तरह काम करता है, एक्टिवेट करता है. ओके. और एंटागनिस्ट की तरह काम करता है कप्पा रिसेप्टर्स पे. मॉर्फिन और फेंटानाइल फुल एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं और नैलोक्सोन हमारा प्योर एंटागनिस्ट है, फुल्ली एंटागनाइज करता है इसके एक्शन को. तो यहाँ पर हमारे आज के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चंस आगे फर्दर कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे. इसी तरीके से आप हमारे कोर फार्मेसी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें. हमारा पेज फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर है, उसको भी आप ज्वाइन करिए. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.